स्वागत है आपको स्टडी विद सीसीटीसी चैनल्स पे। मैं आज कहानी लेकर के आया हूँ जिसका नाम है दिल्ली में एक मौत, जिसके रचयिता हैं कमलेश्वर। इनका जन्म 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, कमलेश्वर के द्वारा यानी कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है दिल्ली में एक मौत। कहानी बहुत ही विचित्र कहानी है। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ते समय बहुत ही अच्छा लगेगा ये कहानी। स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवानंद चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम है, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी का हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई है। घर के हर हिस्से से आवाज़ आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। बगल वाले कमरे में कौन? अतुल मवानी क्या कर रहा है? अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। सरदार जी क्या कर रहे हैं? मूछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद है, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कुहरे में बसें दौड़ रही है। जू जू करती भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर जाती है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठरी हुई है और कोहरे के बादल को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं। बाहें पसारे उनकी हथेलियां में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है आज रात करोल बाग के मशहूर, कहाँ के? करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैन सेठ दीवानंद चंद की मौत कहाँ पर हुई है? इरविन अस्पताल में हो गई है। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी, कितने बजे? कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी कहाँ से? आर्य समाज से, जो आर्य समाज रोड है वहाँ से होती हुई कहाँ पर जाएगी? पंचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। पंचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियाँ लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है
अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रख कर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। आयरन मांगने कौन आया था? अतुल मवानी। तो लेखक को बहुत तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं 100 यात्रा में जाने को बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पेंट पर लोहा करेगा और दूतावासों का चक्कर काटेगा और दूतावास का चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानंद चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में 100 के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। कैसे थे? शरीफ और दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजे खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा। यानी सरदार जी का नौकर कौन था? धर्मा। सरदार जी के लिए मक्खन लेने उसने वहीं से जवाब दिया। लेखक ने पूछा, धर्मा कहाँ जा रहा है? तो उसने बोला, धर्मा ने, सरदार जी के मक्खन लेने। उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए कि ले जा, ले पैसे, मेरे लिए भी सिगरेट ले आना। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी 100 यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेखक सोच रहा है। मुझे कुछ और राहत मिली यह सब सुन करके कि सरदार जी भी नहीं जा रहे हैं। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा 100 यात्रा में जाने को नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों को या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवानंद चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था, पर मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। किसके? सेठ दीवानंद चंद से। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता, लेखक सोच रहा है। सामने बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए ही वे निकली है और अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती है, डासलग जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आया। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना दीवानंद चंद जी की कल मौत हो गई है? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह सेव कर चुका है। आगे कहता है, वह बड़े भले आदमी थे दीवानंद चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर आगे बात बढ़ गई तो अभी 100 यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बात बदल दिया लेखक ने। बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवानंद चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवानंद चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी
सिर निकालकर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है। मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट दे चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से परमिला वहाँ जरूर पहुँचेगी। क्यों क्यों डार्लिंग, पहुँचना तो चाहिए। तुम जरा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी 12 बारजे से गुजर गए। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा, शायद चला आऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। पॉलिश बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज़ लगाता है, सरदार जी। उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायत दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भूनकर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है, सूरज की किरणें का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेड़ी लगाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में यानी लाइन में खड़े लोगों की कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेजगारी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। और अर्थी अब कुछ पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूँ? मिसेज वासवानी पूछ रही है। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रूस से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मोहानी फिर सामने से निकला। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते ही वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट से। बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी हैं, 1-2 कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही है। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है और सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, कहता हूँ। पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है।
अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती है। मिसेज वासवानी और वे 3 लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हैं और वे चारों टैक्सी पर बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवानंद चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने सोच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवानंद चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अभी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर पंचकुइयाँ शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है लोगों की भीड़ और कारों की कतारें मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उन बातों को ऊंची ध्वनियों सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट पैलेस में दिखाई पड़ती है। कनॉट पैलेस दिल्ली में है। कनॉट पैलेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जुड़ों के स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ में सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गुरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ 100 के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़रों में इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेज को आँख के इशारे से 100 के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। 100 का मुंह खोल दिया गया है। अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। सोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियों जलाकर 100 के सिरहाने रख दी है। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ से लग रहा है कि औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। लेखक को क्या लगता है कि आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि औरत का जो दिल है उसको ज़्यादा सदमा पहुंचा सेठ दीवानंद चंद की मौत से। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब 100 के भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेट या तो पी ली है या बुझा दी है और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात है। 100 अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों
के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही है और मिसेज वासवानी कह रही है, परमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और बाय बाय की कुछ एक आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। सीता में आग लगा दी गई है, यानी सीता में आग कब लगा दी गई? तो 11:30 बजे। और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। कितने आदमी? 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरफ वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर के आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब तो एक मौत का बहाना अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। ये सब लेखक सोच रहा था। बहुत ही विचित्र घटना है। दिल्ली सेठ दीवानंद चंद की मौत हो गई थी, इसको लेकर के सर्दी की वजह से वह जाना नहीं चाहता था। ये ऐसी बहुत ही विचित्र कहानी है। बहुत ही अच्छा लगा इस कहानी को पढ़ करके। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अब आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और आगे भी मैं ऐसी कहानी लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।